साथियों नमस्कार। जीआईएस कैंपस में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जीआईएस कैंपस में डीटीएस चल रहे हैं। पहले भी आपको जीआईएस कैंपस हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विजिट करवा चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th क्लास 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, डीटीएस चल रहे हैं और इसके माध्यम से आपको लेके चलते हैं अध्यापकों के पास भी। हमारे साथी टीचर हैं मिस्टर कमल सर, उनके पास लेके चलते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जीआईएस एक बहुत बड़ा टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करवाने वाला है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उसके बारे में बता चुके हैं। 10 लाख रुपए के स्कॉलरशिप और 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार हम उसमें रख रहे हैं। 29 जनवरी को इस टेस्ट का हम आयोजन करने जा रहे हैं और इस टेस्ट के लिए आप 24 जनवरी तक 24 जनवरी तक आप उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जीआईएस हमेशा से ही नवाचार करने के लिए जाना जाता है। नवाचार, इनोवेशन। 10th और 12th के लिए भी हम रोजाना अर्धवार्षिक से पहले से ही डीटीएस प्रारंभ कर देते हैं। जैसा कि आपको देख रहे हैं, ये क्लास 12th के बच्चे हैं। साइंस इधर आप देख रहे हो, क्लास 12th आर्ट्स के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे। जीआईएस के इनोवेशन और नवाचार के बारे में आपको लेके चलता हूं कमल सर के पास। जी सर, नमस्कार। सर, जीआईएस कैंपस में जो आप नवाचार करते हो, इनोवेशन करते हो, एक नए टेस्ट के बारे में आपने सोचा है और उस टेस्ट को आप करवाने जा रहे हो 29 जनवरी को। ये टेस्ट क्या है? क्या इसको बच्चों को लाभ मिलेगा? क्या इस टेस्ट के माध्यम से आप देना चाहते हो? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि जीआईएस स्कूल में जो ये ऑनलाइन जो टेस्टों की जो सुविधा की गई है और ये जो प्रोग्राम हमारे डायरेक्टर सर चला रहे हैं, उसके लिए उनको दिल से बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जी, जो जीआईएस जो एक प्लेटफार्म लेकर ऑनलाइन प्लेटफार्म लेके आया है, उस टेस्ट के माध्यम से हम जो छोटे बच्चे हैं उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो 18, 19, 20 साल की उम्र में जो बच्चा जहाँ 10+2 करने के बाद में, 12th करने के बाद में एसएससी का, राजस्थान पुलिस का, आर्मी वगैरह के जो टेस्ट देते हैं, उनका प्रारूप होता कैसा है, टेस्ट होते कैसे हैं, तैयारी कैसी होती है। जैसे हमने 6th क्लास में, 12th क्लास में, 11th क्लास में, 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनका पेपर शेड्यूल बनाया है। उसमें हमने शिक्षक का भी रुचि दी है, साथ साथ में जीके है, रीजनिंग है और बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें डाले हैं। तो OMR सीट के हिसाब से हम पेपर ले रहे हैं बच्चों को। तो बच्चों को एक पेपर देने का जो तरीका है, वो तरीका बिल्कुल क्लियर निकल के आएगा। बच्चों को लगेगा कि इस तरह से पेपर आते हैं, राजस्थान बोर्ड के ऐसे पेपर होते हैं और जो हमारी कंपटीशन की जो तैयारियां हैं उनके पेपर ऐसे होते हैं। तो उनके माध्यम से बच्चा जब पेपर देगा तो उसका अंदर से एक प्रतिभा निकल के आएगी, बाहर निकल के आएगा। तो उससे बच्चे को ऐसा लगेगा कि आगे जाके वो सक्सेस होने की उम्मीद उसकी ज़्यादा रहेगी। जी बिल्कुल। एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा टेस्ट के बारे में सोचा कैसे आपके पास ये विचार आया था कि आप इतना बड़ा टेस्ट करवाने जा रहे हो? 3 से 4 हज़ार बच्चे इस टेस्ट में भाग ले रहे हैं। आप किस तरीके से इसको मैनेज करोगे? क्या आपके दिमाग में विचार आया था कि आप बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म कठूमर जैसे क्षेत्र में दें? सर, ये विचार मतलब हिंदुस्तान में एक त्रासी आई थी 2020 में, जो हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में आई कि कोरोना आया था। तो कोरोना के माध्यम से एक दूसरे से दुनिया कट गई थी, बच्चों से हम लोग कट गए थे। तो उस दिन, जिस दिन ये कोरोना हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश किया, तो स्कूलें बंद हो गई थी। तो मैनेजमेंट टीम ने एक सुझाव अपनाया था कि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। सर, वो ऑनलाइन जब हमने बच्चे पढ़ाए थे, तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले थे, उनके साथ साथ में राजस्थान के 19,000 बच्चों से ज़्यादा हमारे रेगुलर यहाँ साइंस के बच्चे पढ़े थे। आप सोचो, जीआईएस कैंपस में, जीआईएस प्लेटफार्म पर, जीआईएस ग्रुप में 19,000 बच्चों ने रेगुलर पढ़ाई की थी। उससे हमें ये पता लग गया था कि विद्यालय में जो पढ़ाने का जो तरीका है वो राजस्थान लेवल का तरीका है और उससे बच्चे जुड़े हैं। और हमने बच्चों को उसी दिन से सोच लिया था कि ऑनलाइन में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे, ऑनलाइन बच्चों को रखेंगे ताकि अच्छे से अच्छे उनको प्लेटफॉर्म दे सकें। तो उसी दिन से हमने सोचा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ देकर चलेंगे। जी टेस्ट कराने का सर मूल उद्देश्य ये है कि गाँव की जो प्रतिभा हैं
जी। गांव की जो प्रतिभाएं, दूर दराज के गांव के बच्चे हैं जो लेट हमारा आ नहीं पाते हैं, साधन उनके पास है नहीं है, साधन भी उनके पास हैं तो उनके घरों में सुविधाएं नहीं है, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, बहुत अच्छी प्रतिभाएं होने के साथ साथ उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, इसलिए उनके लिए टेस्ट कराया जा रहा है। जो बच्चे हैं 10 लाख रुपए की हम स्कॉलरशिप हमने रखी है। इस 10 लाख की स्कॉलरशिप रखने का मतलब यह है कि कम से कम हम 200 या 300 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे 1 साल के लिए। 1 लाख रुपए की हमने स्कॉलरशिप रखी है, जिसमें हम टॉप 3 रैंक के जो बच्चे आएंगे उनके लिए स्कॉलरशिप बांटेंगे और 500 बच्चों को रिगार्ड्स देंगे। इससे एक क्रिएटिविटी तो बच्चों में पैदा होगी, साथ ही हमारा जो क्षेत्र है उसमें एक माहौल बनेगा पढ़ाई का, और माहौल के साथ साथ में जो बच्चा जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर जाने की उम्मीद करता है वो यहाँ नहीं जाएगा और वो यहीं पढ़ेगा और यहाँ से बेहतर रिजल्ट देंगे। क्योंकि रिजल्ट सिटी में रह के रिजल्ट नहीं आता है, गांव में रह के भी रिजल्ट आता है। क्योंकि जैसे राजस्थान के हमने टॉप 3 रैंक दी है साइंस में, तो वो रिजल्ट जब हम गाँव में दे रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ में संवाद, संस्कृति और व्यवहार हमारा अगर एक साथ मिल के आएगा, एक ही मंच पर आ जाएगा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अगर एक मंच पर आ जाएगी ना, तो हमारा विद्यालय मतलब किन्हीं भी हालातों में पीछे नहीं रहेगा, टॉप से टॉप रिजल्ट देगा। इसीलिए हमने जी टेस्ट की स्थापना की, कोशिश कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते चलते बात करते हैं थोड़ा सा। आपने जी टेस्ट भी करवा रहे हैं, आप नवाचार करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं अपना, DTS आप करवा रहे हो, डेली टेस्ट सीरीज करवा रहे हो, 12th के बच्चे भी हैं, साइंस के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, 12th आर्ट्स के बच्चे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, इस DTS का बच्चों के रिजल्ट पर, परिणाम पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि बच्चे अपने आप को एक ये तय कर पाते हैं कि हाँ हम इस स्तर तक पहुंच चुके हैं और कुछ कमियां जो रह गई हैं उन कमियों को हम इस टेस्ट के माध्यम से पूरा कर पाएंगे। DTS के माध्यम से आप देख रहे हो साथियों कि इधर बच्चे बैठे हुए हैं, 10th तक के बच्चे, भात्रा सर हैं उधर, उनके पास भी लेके चलता हूँ आपको, चलते हुए बात करते हैं सर। मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि जैसे बड़ी बड़ी जो कोचिंग हैं, जैसे कोटा में एलन वगैरह है और सीकर में जैसे CLC कोचिंग है, उनका एक प्रारूप होता है, सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से वो कोचिंग चलाते हैं। तो वो सिस्टमेटिक जो हमें शहर में मिलता है ना, उससे बेहतर सिस्टम हम गाँव में देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा नवंबर तक कंप्लीट कोर्स हो गया है, नवंबर कंप्लीट कोर्स होने के बाद में 3 नवंबर से 10 दिसंबर तक हमने डेली टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट कर दी थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई थी। तो एक बार हमने फोकस में रिवीजन कंप्लीट करा दिया दिसंबर तक, एक बार नवंबर में कोर्स हो गया, एक बार दिसंबर तक हमारा पर्सनल रिवीजन हो गया। रिवीजन होने के साथ में फर्स्ट रिवीजन जब हमारा होता है तो उसके बाद में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आती हैं। तो बच्चा मन से और तसल्ली से पेपर में बैठता है, उसके अंदर का जो हुनर है ना वो बाहर निकल के आता है चाहे उसका लेवल कितना ही 60% का हो, 70% का हो, मगर बच्चे को ऐसा लगता है कि इतने लेवल पे तू तैयार है और 1 महीने तुमने लगातार इतने टेस्ट दिए। सर 30 दिन का डेज होता है, 30 दिन का महीना होता है, उसमें से आप ये मानो 22, 23, 24 तो पेपर लगते ही लगते हैं। 1, 2 राउंड, 3 राउंड तो सबके हो ही जाते हैं। 3 राउंड से ज़्यादा तो होते ही हैं, 18 पेपर तो मिनिमम लगते हैं DTS में 1 महीने में। लगने के बाद में क्या होता है सर, उसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा लगने के साथ साथ जब अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म हुई थी तो हम बच्चों को पता लग गया कि हमारा कोर्स होने के बाद में जो रिवीजन हुआ उसमें बच्चा हमारा 80%, 85%, 90% यहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद में हम जैसे हमारे 26 दिसंबर से और 27 फरवरी तक 12th क्लास साइंस के पेपर हैं और 11 मार्च तक 10th क्लास के पेपर हैं, जो हमारे 50 नंबर का पेपर सिलेबस आएगा और 100 का आएगा। जो ये DTS जो अब चल रहा है ये हमारे 50 नंबर के हाफ कोर्स के चल रहे हैं। पहले हाफ कोर्स के 21 तारीख को हमारे ख़त्म हो जाएंगे, 21 से और 27 फरवरी और 11 मार्च तक हमारे 100 वाले चलेंगे। इन बच्चों को अगर बच्चा इन्हीं पेपरों को पढ़ रहा है, डाउन से डाउन भी बच्चा अगर इन टेस्टों को पढ़ रहा है, क्योंकि टीचर एक बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर दे रहे हैं, बच्चा अगर इनको भी पढ़ेगा तो 60-70 का रेशा तो वो % का लेके ही चलेगा। और इससे जो बच्चों की जो कमियां हैं, जो उनके अंदरूनी जो उनका जो झिझक है, उनकी झिझक भी दूर होती है, टाइम लिखने का भी तरीका निकल के आता है, टाइम की पंक्चुअलिटी भी निकलती है और बच्चे का मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है वो दूर होता है। तो मनोवैज्ञानिक जब दबाव दूर होगा तो बच्चे की % स्वतः ही निकल के आएगी। सर यही कारण है कि GIS में कम से कम 15-20 बच्चे 10 प्लस 12th में 90 से ऊपर हमेशा निकलते रहते ही हैं हर साल। जी, इसमें सबसे बड़ी बात आपने जो बताई है कि एग्ज़ाम का जो एक क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में भूत होता है, एक प्रकार की कह सकते हो आप। तो एग्जाम का एक फोबिया होता है, उस फोबिया से बच्चे अपने आप को उबार पाते हैं और वो जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है उससे बिल्कुल निकल जाते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है जिस दिन मेन पेपर होता है, जब बच्चे मेन पेपर दे के आते हैं, हर साल हम पूछते हैं गेट से बाहर निकल के, क्योंकि फर्स्ट गार्जियन हम ही होते हैं, उनके माँ बाप से पहले भी हम ही होते हैं। तो वो ऐसा लगता है, वो ये कहते हैं सर आपने जो DTS में जो टेस्ट लिए थे उनसे बहुत बेहतर पेपर आया, अच्छा पेपर आया, सरल पेपर आया। क्योंकि यहाँ टीचर की सोच ये होती है कि बेटर से बेटर,
टॉप से टॉप जो पेपर बनाया जाए और बच्चे को अच्छे से अच्छे नंबर मार्क्स पर रोका जाए। विद्यार्थी अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है। इतने सारे टेस्ट देते हुए 1 और 2 महीने जब बच्चे टेस्ट में बिता देता है तो उसके अंदर जो झिझक होती है, उसका जो हेजिटेशन होता है एनुअल एग्जाम में, वो हेजिटेशन वो स्वतः ही दूर कर पाते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ इसके बारे में बताया है। जी टेस्ट के बारे में आपने बताया है, DTS भी चल रहे हैं हमारे DTS के साथ में। जैसे बच्चों का DTS हो जाएगा 21 को खत्म हो रहा है, 100 वाला स्टार्ट होगा, उसके बीच में 7 दिन का गैप है। तो 7 दिन का गैप है ना, उसमें बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से उभारना, उनको एक स्वतंत्र माहौल देना। हम जैसे गेम्स कराएंगे, 25-26 को गेम्स होंगे विद्यालय में, 2 दिन के गेम्स होंगे, तो उनमें बच्चा बिल्कुल माइंड फ्री रहेगा। जो टेस्ट उन्होंने पिछले दिए हैं उनसे बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आने वाले जो टेस्ट हैं उनमें वो तरोताज़ा महसूस करेगा। एक ऐसा 2 दिन का गेम्स कराएंगे कि विद्यालय का जो माहौल है बिल्कुल क्रिएटिविटी पैदा हो और बच्चे में बिल्कुल उछाल आए और मन से, वचन से, कर्म से वो बिल्कुल पवित्र बने। हाँ, बच्चे ने एग्जाम देने के बाद में, DTS देने के बाद थोड़ा सा उसको ऐसा लगे कि मेरा थोड़ा मानसिक रूप से थका हुआ हूँ, तो वो थकान दूर करने के लिए आप गेम भी करवाते हैं। हाँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बत्रा सर के पास लेके चलता हूँ आपको। सर ये हमारे खेल प्रभारी हैं, गेम्स इनके ही अंडर। जी सर नमस्कार। आप ये हमारे बात्रा सर हैं, केमिस्ट्री फैकल्टी इन GIS, और इसके साथ साथ GIS कैंपस में ये खेल प्रभारी हैं। इनके ही मार्गदर्शन में, इनके प्रभार में खेलों का आयोजन भी किया जाता है। सर मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ क्लास 10th के लिए, 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और बच्चों का DTS भी ले रहे हो, आप कोर्स भी टाइम से करा रहे हो, बच्चों को बहुत सारे एग्ज़ाम आप ले रहे हो यहाँ, तो इसके बारे में आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ें आई कि समय से कोर्स कराने पर बच्चों को क्या लाभ मिल जाता है? समय पर कोर्स कराने से उन बच्चों को रिवीजन का टाइम भी मिल जाता है, DTS कराने से उनके अंदर हेजिटेशन वो मिट जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस तरह की बातें लेकर आते हैं ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर। और सर हमारे यहाँ GIS में जो कोर्स सिलेबस जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली नवंबर से पहले या नवंबर तक फिनिश हो लेते हैं। और नवंबर तक जब सिलेबस फिनिश हो जाता है तो ईजी वे में हमें इतना टाइम मिल जाता है कि प्रत्येक बच्चे को हम अच्छे से रिवीजन करा सकें। अच्छे से रिवीजन जब हो जाता है बच्चे का तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब मैंने कुछ पढ़ा है, और वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है, अपने आप को तैयार कर पाता है एग्ज़ाम के लिए। अब एग्ज़ाम के लिए जब बच्चा अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है तो सर यही हमारी अपॉर्चुनिटी होती है। हर कोई माँ बाप का यही सपना होता है कि उसका बच्चा बेहतर प्रदर्शन करे, और एक टीचर का भी सपना होता है कि उसके स्टूडेंट एक अच्छा प्रदर्शन करें। तो हमारे लिए सर ये मौका मिल जाता है टाइम पर सिलेबस होने पर कि उनको अच्छा रिवीजन हो जाता है। और एक बार क्या, कई बार तो ऐसा होता है सर कि एक सब्जेक्ट का 2 बार रिवीजन हो जाता है, कुछ चैप्टर्स 3 बार भी आ जाते हैं, तो उससे बच्चों को विशेष फायदा होता है। बिहेवियरल थ्योरी को लेके चलते हैं, बच्चा व्यवहारात्मक तरीके से चीज़ों को यहाँ सीख पाए, उसका कौशल भी विकसित हो, उसका व्यावहारिक ज्ञान भी विकसित हो, इन सारी चीज़ों का विशेष ख्याल रखा जाता है। और वो किस तरह से अपने आप को सोशली एक्टिविटी रख सकता है और मेंटली एक्टिविटी रख सकता है, इन सारी चीज़ों का विशेष ख्याल रखा जाता है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कुछ इसके बारे में बताया। नेक्स्ट मैं लेके चलता हूँ GIS की नेक्स्ट फैकल्टी मिस्टर सुमन सर के पास, संस्कृत के व्याख्यात लेक्चरर हैं। और जी सर नमस्कार। जी सर मैं जानना चाहूँगा कि संस्कृत का जो आपका सिलेबस है उसको आप कितने दिन पहले करा देते हैं? बोर्ड के एग्ज़ाम से, अर्धवार्षिक से पहले भी करा देते हैं, तो बच्चे संस्कृत से एक थोड़ा सा डर रखते हैं क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और आज जो नया ज़माना चल रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ चल रहा है, विज्ञान की तरफ चल रहा है। फिर भी आप अपने आप को किस तरीके से रख पाते हो कि सब संस्कृत को हम पहले कोर्स करा पाते हैं, बच्चों पर थोड़ा सा इनको रुचि रखते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये संस्कृत हमारी मातृभाषा है और इसको हम करीब नवंबर के फर्स्ट वीक तक इसका सिलेबस करा देते हैं और अर्धवार्षिक से पहले हम 50% इसका रिवीजन करा देते हैं। जी, अर्धवार्षिक से पहले 50% रिवीजन भी हो जाता है। तो संस्कृत भाषा, संस्कृत सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ में मतलब तुलना कर पाते हैं। और पहले प्राचीन ज़माने से ही संस्कृत भाषा एक मुख्य भाषा थी, इसी के आधार पर आज जो वैज्ञानिक चलते हैं इसी के आधार पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, पुराने समय से ही संस्कृत, आज हम विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान में जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, वैज्ञानिक नई खोज कर रहे हैं, वो सभी खोज संस्कृत भाषा पर आधारित हैं। और सर बता रहे हैं कि संस्कृत के प्रति बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो जागृत करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने लैंग्वेज के बारे में, संस्कृत के बारे में बताया है। थैंक यू। साथियों आगे लेके चलता हूँ आपको, मैं कैंपस विजिट करवाता हूँ और कैंपस में आप देखिए बच्चे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने स्थान पर बैठे हुए
अपने एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम से डर नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम को बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से वो ले रहे हैं। सर, आपने बच्चों को यहाँ नवंबर से ही DTS शुरू करवा दिए थे। पिछली वीडियो में भी हमने आपसे कुछ प्रश्न किए थे, आप बता रहे थे कि नवंबर के महीने से हमारा कोर्स हो गया, हमने एग्ज़ाम भी स्टार्ट करवा दिए, इनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हुए थे। उसके बाद आपने कुछ 1-2 दिन की छुट्टी भी की थी बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करने के लिए। इसके बाद में आपने फिर से अपना एक पूरा DTS का एक शेड्यूल तैयार किया है। अभी आप बता रहे थे 28 फरवरी तक क्लास 12th का और 10 मार्च तक क्लास 10th का आप कंप्लीट DTS के माध्यम से सिलेबस करवा चुकेंगे। सर, इसका फ़ायदा बच्चों को रिजल्ट में भी होता है और इसके साथ साथ बच्चे अपने आप को एग्ज़ाम फोबिया से दूर कर पाते हैं, ये आपने भी बताया है। सबसे बड़ी बात मैं यही जानना चाहता हूं कि बहुत सारे संस्थान ऐसे होते हैं जो टेस्ट के बारे में सोचते तक नहीं है कि बच्चों का टेस्ट लिया जाए, क्योंकि मैंने अभी भी मैं 1-2 संस्थाओं और मैंने विजिट किया हुआ है, वहाँ देखा है कि अभी तक टीचर अपना सिलेबस भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी फरवरी आने वाला है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, बच्चे रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो ये उन संस्थाओं के लिए, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि बच्चों के भविष्य के लिए उनको सही समय पर सिलेबस करवाना चाहिए और सही समय पर उनका रिवीजन करवाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताऊं सर, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी सक्सेसफुल स्कूल के लिए एक रेगुलर टीम जरूरी है, एक रेगुलर स्थायी टीम जरूरी है, जो अक्सर स्कूलों में नहीं मिलती है। टीम मैनेजमेंट होता है, वो एक अलग होता है। टीम मैनेजमेंट के साथ साथ में जो टीचिंग टीम है, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो रेगुलर होने चाहिए, स्कूल के टीचर होने चाहिए। ये जो पार्ट टाइम जो टीचर होते हैं ना, इधर से उधर आया राम गया राम, ये स्कूल का रिजल्ट बिगाड़ के जाते हैं, स्कूल को चला नहीं पाते। तकरीबन आधी स्कूलों में, कठुमर के ज़्यादातर स्कूलों में क्या सिस्टम है कि पार्ट टाइम टीचर्स रखते हैं, उनकी पर्सनल कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ टीचर्स हैं, जैसे जितेंद्र सर प्रिंसिपल सर हैं, जैसे 2012 में स्कूल खुला था, फर्स्ट डे से आज भी प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल हैं। जैसे उस 2012 से मैं जुड़ा हुआ हूँ विद्यालय के साथ में, 2012 से सुमन सर जुड़े हुए हैं, 2015 से वात्रा सर जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे जो टीचर्स जुड़े हुए हैं 2010 से 12 से 15 से मिनिमम 15 से सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं। तो जो स्थायी फैकल्टी होती है उनकी जवाबदेही होती है, अभिभावक के प्रति होती है, बच्चे के प्रति होती है, स्कूल के प्रति होती है। जब तीनों के प्रति जवाबदेही होती है तो अपने आप रेगुलर उसका दिमाग, माइंडली उसका दिमाग वही पॉइंट टू पॉइंट घूमता है कि उसको रिजल्ट देना है, 5 आदमियों के बीच में उसकी बात रखनी है। और जब रेगुलर फैकल्टी रहेगी, स्थायी फैकल्टी रहेगी, ना स्कूल मैनेजमेंट को दिक्कत होती है, ना टीचर्स को दिक्कत होती है, क्योंकि वो बच्चों को पता होता है। दूसरी बात सर, सबसे बड़ी बात यह, जैसे हमारे यहाँ 8th क्लास है, तो 8th क्लास में छोटी क्लासों में टॉप टीचर्स को स्कूल वाले नहीं रखते, क्योंकि 1-2 घंटे, आधे घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए हाफ टाइम की फैकल्टियाँ होती हैं, टीचर भी महंगे आते हैं, स्कूलों का भी कहीं कोई समस्या होती है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मगर हम यहाँ उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। पैसे वाली समस्या हमारे यहाँ बिल्कुल होती नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे बात्रा सर हैं, आप सर हैं, जैसे तो 12th क्लास को जो टॉप सर पढ़ा रहे हैं, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 12th क्लास को पढ़ा रहे हैं, जैसे मनोज सर पढ़ा रहे हैं, जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, तो दोनों सरों के पीरियड निकलते निकलते 6th क्लास तक आते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एक फाउंडेशन होता है, जैसे शहर में एक माहौल बना रखा है, भाई हम फाउंडेशन दे रहे हैं, वो फाउंडेशन होता क्या है, एक विशेष प्रकार का बच्चों को लगाव होता है, रुझान होता है, और उनको एक अच्छी चीज़ें दी जाती है जो उनको याद नहीं होती है, उनको तरीका नहीं होता पढ़ने का, तरीका होता है नए नए तरीके से उनको पढ़ाया जाता है और अच्छा माहौल दिया जाता है। अध्यापक 10th और 12th के लिए जो पढ़ा रहे हैं वही अध्यापक अपने बच्चों को क्लास 6 से और 7th 8th से ही उनको बच्चों को तैयार करके लेके आते हैं। आप सोचो सर, जैसे 10th क्लास को पढ़ाने वाले सर हैं, वो 8th क्लास में उनका पीरियड रहेगा, जैसे भात्रा जी का पीरियड 8th क्लास में है, सुभाष जी जैसे 12th ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उनका 8th क्लास में पीरियड है, 7th क्लास में पीरियड। तो 7th क्लास को जब बंदा पढ़ाएगा तो उसके माइंड में रहेगा कि ये बच्चा 10th क्लास में जाएगा, तो वो 3 साल में उसको ऐसे तैयार करते हैं, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं कि बच्चे की जो पुअर से पुअर बच्चा होता है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होता है, वो भी टॉप पे पहुंचता है, अच्छे से मेहनत करता है। सर यही कारण है कि 2012 से 2020-22 तक रेगुलर पहले नंबर स्कूल रहा है, टॉप रिजल्ट दिया है, टॉप माहौल रहा है। सारे स्कूलों में कुछ ना कुछ दंगे फसाद होते रहते हैं। कोरोना काल में भी हमारे, मैंने आपको बताया था, 19,000 बच्चे दावे के साथ ऑनलाइन आप देख सकते हो। GIS में कितने बच्चे पढ़े थे, बातों का काम नहीं है सर, ये तो टेक्निकल जमाना है। आप हमारी कोई GIS साइट खोल के देखें, टीचिंग एक्सपर्ट हमारा चैनल था, 19,000 बच्चे हमारे रेगुलर पढ़े थे। 2-2 घंटे की क्लास हमारा जो चैनल है टीचिंग एक्सपर्ट जो चैनल है, उसमें 19,000 बच्चे पढ़े। उसका यही कारण है कि हमारी स्थायी टीम है, और जो बंदे यहाँ 10-10 साल से, 8-8 साल से, 7-7 साल से पढ़ा रहे हैं, एक विश्वास जमा हुआ सर, फैकल्टी के प्रति विश्वास जमा हुआ है, और फैकल्टी का विद्यालय के प्रति विश्वास जमा हुआ है, और इसी विश्वास की डगर पर GIS पहले नंबर कठुमर में डिस्ट्रिक्ट में टॉप चल रहा है सर। और इसमें सर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि संस्थान में जो टेक्निकल टीम है,
टेक्निकल टीम के माध्यम से, जैसे कि समय पर टीचर अपने क्या कहते हैं उनको क्वेश्चन पेपर जमा करवा देते हैं और समय पर उन क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करके और बच्चों को समय पर एग्ज़ाम लेना। ये बहुत सी जगह ऐसा होता है कि समय से टीचर पेपर भी नहीं जमा करवा पाते हैं और उनका समय से प्रिंटिंग भी नहीं हो पाता है। टेक्निकल टीम का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और टेक्निकल टीम को स्वयं मनोज सर भी उसको हमारे डायरेक्टर मैनेज करते हैं। खुद आईटी के हैं, डायरेक्टर आईटी के हैं, उनसे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। फ़ायदा ये मिला है कि कोई चीज़ हमारे यहाँ लिखित में हाथ से नहीं होती, सारे के सारे कंप्यूटर पे होता है, प्रिंट होता है। तो जैसे पेपर छप के आ रहा है, जैसे प्रिंट हो रहा है, पेपर टाइप करने वाला अलग बंदा बैठा हुआ, तो उससे क्या है कि एक बेहतर मैनेजमेंट का माहौल बना है और बेहतर मैनेजमेंट का जो माहौल बना है उससे बच्चों को तो फ़ायदा हो ही रहा है, टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जी सर, इस वीडियो को लास्ट तक लेके चलते हैं। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ आपसे। आप जी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि जी टेस्ट में आप कितना बड़ा इनाम यहाँ रख रहे हैं और कितना आप नगद रिवार्ड दोगे इसमें और कितना आप स्कॉलरशिप दो पाओगे? सर, जी टेस्ट है 29 जनवरी को इसका पेपर होने वाला है। GIS टैलेंट एक्सप्लोरिंग स्कॉलरशिप टेस्ट है ये जी। इसमें हम 1 लाख रुपए का नगद इनाम बांटेंगे, 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देंगे और 500 बच्चों को रिगार्ड्स देंगे। इससे जो गांव दूर दराज के जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, जिनके माँ बाप के पास में पैसा नहीं होता है GIS जैसे संस्थान में भेजने के लिए, वो पर्याप्त उनके पास में व्यवस्था नहीं होती है, उन बच्चों को पढ़ने का एक माहौल मिलेगा और GIS के प्रांगण में खेलने का और पढ़ने का उनको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो GIS की बेहतर व्यवस्था ये है, अच्छे से अच्छी सोच ये है, मैनेजमेंट की टीम, डायरेक्टर की सोच ये है कि उन गरीब बच्चों को भी पढ़ाया जाए। जैसे हमारी जो सरकारें करती हैं कल्याणकारी योजनाएं, ऐसे में तो ये कहूँगा कि ये भी कल्याणकारी योजना है उन गरीब बच्चों के लिए, उन असहाय बच्चों के लिए कि अपने दम पर वो टेस्ट फाइट करें और GIS में सिलेक्शन लें और यहाँ से इनाम लेके आएं। जी सर, बहुत तो बहुत मैं उन्हीं धन्यवाद। बच्चों के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ आके पेपर देंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। आपने बहुत सारी सूचनाएं यहाँ साथियों को दी हैं जो अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सुन पा रहे हो, सर बता रहे थे अभी, लगभग मैं मान सकता हूँ 15 लाख रुपए के यहाँ पुरस्कार के रूप में ये टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है जो केवल एक तहसील स्तर पर ही नहीं, मुझे लगता है कि ये टेस्ट जिला और ये टेस्ट स्टेट को भी पार कर चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ हमने जो अपने पास जो डेटा आया है उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के तो हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ 1-2 हमारे पास मध्य प्रदेश के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया है, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दर्ज करा है। साथियों, नए सूचना के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूं। नमस्कार।